सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। भू राजनीति पर एक और एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक़्त जो इज़राइल, ईरान, गाज़ा, सीरिया ये पूरा इलाका है, ये क्या कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और रशिया का मामला कैसे चल रहा है। मगर इन सब पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अ, एक बहुत बड़ी घटना हुई है और इस घटना को हम हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपका भू-राजनीति में कोई इंटरेस्ट है, तो आपको ये एपिसोड बड़े ध्यान से सुनने और समझने का है। दोस्तों सीआईए की जो चीफ है वो और जो MI6 इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी है मतलब इसका इसको सारी मदर ऑफ एजेंसी माना जाता है और ये माना जाता है कि ये जो सीआईए है या फिर दूसरी एजेंसीज हैं ये सब इसी के छोटे-छोटे बच्चे हैं। MI6 के चीफ और सीआईए के चीफ ने एक आर्टिकल लिखा ये फाइनेंशियल टाइम्स को भी उन्होंने एक आर्टिकल दिया और अब बाकी उन्होंने अपने इंग्लैंड के अखबारों के साथ बातचीत की है। दोस्तों, महत्वपूर्ण विषय कुछ यूँ है कि उन्होंने कहा है कि पश्चिमी जगत बहुत दिनों तक इस वार में सस्टेन नहीं कर सकता। अब ये बात कोई ऐरा-गैरा नहीं कह रहा है, बल्कि 2 बड़ी एजेंसियों के खुफिया चीफ कह रहे हैं। अब वो किस आधार पर कह रहे हैं, इसे मैं थोड़ा-सा अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों लगातार पुतिन मीटिंग कर रहा है, विदेश यात्राएँ कर रहा है, कभी किसी को बुलाता है, तो कभी कहीं जा रहा है, ब्रिक्स सम स जो है समिट होने वाला है। ब्रिक्स समिट से पहले पेपे में जो है उन्होंने बुलाया है मलेशिया के राष्ट्रपति को और उनके साथ बातचीत की। उन्होंने क्या कहा वो महत्वपूर्ण है। चाइना भी वहाँ पर मौजूद था। चाइना और रूस की गठजोड़ को सीआईए चीफ और MI6 ये कह रहे हैं कि ये अब ये बाजी पलट चुकी है और नई दुनिया हाथ से निकल चुकी है। ये उनकी बातों का लबो-लबाब और इशारे जो हैं वो इस तरह से मिलते हैं क्योंकि अगर अपनी एजेंसी को कोई लीड कर रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है तो वो एक लिमिट के अंदर ही बात करता है, मगर मैं लबो-लबाब पर बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जो अभी सूरत-ए-हाल है वो क्या है इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। यानी अभी तक जो यूक्रेन वार शुरू किया गया, यूक्रेन वार में जो कुछ प्लान किया था पश्चिम ने वो फेल होता हुआ नज़र आया और उन्होंने आखिरी तौर पर कुसर्क में एक बड़ा हमला किया। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो वियतनाम में जो आग लगाने वाली थ्योरी थी, जो जिस तरह से फास्फोरस के बमों का इस्तेमाल किया जाता था, वो सब कुछ जो है जो भी पश्चिम के पास खराब से खराब उम, मानवता के विरुद्ध जितने भी हथियार हो सकते हैं, उनका सबका इस्तेमाल यूक्रेन में किया जा रहा है, मगर सच्चाई क्या है? ये आंकड़ा ये छनकर आता है तमाम खबरों का मुशाहिदा एनालिसिस करने के बाद कि यूक्रेन के पास तो अब नागरिक भी नहीं हैं इतने कि वो आगे अपनी फ़ौज को बढ़ाता रहे और पश्चिमी जगत के अपने इंटरेस्ट को पूरा करवाने के लिए अपने लोगों को मरवाता रहे क्योंकि बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोग भाग चुके हैं, बाकी लोग लड़ने के लायक ही नहीं हैं। तो स्थिति ये है कि अब छोटे-छोटे बच्चों को अगर 10 साल के, 12 साल के बच्चों को भी वो कोशिश तो की है उसने मगर ये बहुत मुमकिन हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट फाइनली उसमें से निकल के आती है वो ये है कि जो आपका सीआईए चीफ और MI6 के चीफ की तरफ से कि आने वाले कुछ ही दिनों में यूक्रेन को पूरी तरह कुचल देगा रशिया और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों ये जो बात हम कर रहे हैं, ये धीरे-धीरे जो सफाई करते हुए बढ़ रहा है और ये एक सोसाइटल टीम जो थी, जो जानबूझकर घुस गई थी मौत के मुँह में, वो धीरे-धीरे उनको न्यूट्रलाइज़ कर रहा है और बड़ी तादाद में न्यूट्रलाइज़ कर चुका है, मगर वो एक तरीके से अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए है रशिया, यूक्रेन के मामलों को लेकर और अब जो आर्थिक वार असल में जो जंग जिस लिए जंग लड़ी जा रही थी, हम उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। इस पे आने से पहले मेरे ख्याल से इज़राइल के बारे में भी आपको कुछ बता दें कि इज़राइल के अपने अखबार कह रहे हैं कि ईरान की और रशिया की जो
हथियारों की जो डील हो रही है, ईरान जो हथियार है, मिसाइल है, वो रशिया भेज रहा है और रशिया अपने हथियार वो ईरान भेज रहा है। ये जो डील शुरू हुई है, ये एक दुनिया के नक्शे को बदल के रख देगी। दुनिया का मतलब इजराइल की जो दुनिया है वो जो उसके चारों तरफ अरब देश हैं, जो अफ्रीकन देश पड़ते हैं, उन सब पर अपना कंट्रोल, अपना प्रभुत्व बनाए रखना, जिस जो उनको ड्यूटी दी गई थी वो उस पर कायम है। मगर वो उसके हाथ से भी उसको जमीन फिसलती नजर आ रही है, मगर वो आखिरी सांस तक हटेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। क्योंकि लेबनान के ऊपर उन्होंने रात भी बड़े हमले किए, जहाजों से हमले किए, मिसाइलों से हमले किए, बहुत सारे नाकाम किए सीरिया में, मगर बहुत सारे जो है वो सफल भी हुए। अब जो ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है, इसके साथ साथ इससे पहले ही जो है सीरिया, इसमें तुर्की शामिल होने जा रहा है। तुर्की बिल्कुल मेंबरशिप ले लेगा। सऊदी अरब को बुलाने के लिए लावरोव पहुंचे हैं, वो भी इसमें मेंबरशिप ले लेगा। और ये जो आर्थिक निजाम है पूरा का पूरा, ये शिफ्ट हो जाएगा अब रशिया और चाइना की तरफ ब्रिक्स के जरिए। और ऐसे में जो भारत का एक गेम चल रहा था दोस्तों, मैं एक बात आपको जो नक्शा खोल के बैठा हूं, उस नक्शे में जो मैं आपको रशिया के इस सुदूर पूर्व इलाके का, फार ईस्ट वाले इलाके की बात करूंगा, और ये इलाके में क्या होने जा रहा है, दुनिया कैसे बदलेगी, और इसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं कहीं ऐसे गरीब देशों में या कहीं पर ऐसे जहां एजुकेशन और तकनीक तो है, उनको प्रॉपर इज्जत नहीं मिल रही है, उनके लिए एक बहुत बड़ा द्वार जो खुलने जा रहा है, और उसके क्या फायदे और बेनिफिट्स हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। मगर फिलहाल अभी हम इसी को थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। जो अभी भारत को फायदा ये हो रहा था, या भारत को इसलिए जरूरत थी बहुत ज्यादा, भारत की जरूरत जो है रशिया को, कि जो तेल 2,500 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा था बेसिकली पेट्रोलियम पदार्थों का, पेट्रोलियम्स का, यूरोप को, भारत का, तो वो रशिया से आ रहा था। और रशिया के जो पैसे आ रहे थे, उन पैसों को वो चाइना में कैसे राउट किए जा रहे थे, जिससे जो, क्योंकि बैंकों पे पूरे यूरोप और अमेरिका और तमाम अफ्रीका, तमाम दुनिया के साथ जिस ट्रांजैक्शन और पेमेंट सिस्टम्स को लेकर चाइना काम कर रहा है या उनके बैंक काम कर रहे हैं, वो अचानक जो है उसमें अड़चने पैदा कर रहे थे। रूस को काफी नुकसान हो रहा था, इसीलिए तुर्की का, वियतनाम का, भारत का पैसे चाइना पहुंचाने का जो इस्तेमाल किया, उसी के बदले उसने सस्ते तेल दिए, और उसमें भारतीय कंपनियों ने, वियतनाम की कंपनियों ने, तुर्की की कंपनियों ने भी मुनाफा कमाया। मगर उसने एक रास्ते जो निकाले थे उसका इस्तेमाल किया। ये बात कभी उनके सिलेबस में नहीं थी पश्चिमी जगत के, क्योंकि उनको लगता था कि सब तुम्हारे से डरते हैं, तुम्हारे कंट्रोल में हैं, और तुम्हारी इजाजत के बगैर कुछ हो नहीं सकता। और ये रशिया घुटने टेक देगा, मगर घुटने वापस पूरी दुनिया जो कंट्रोल में थी अमेरिका की, वो घुटने टेक चुकी है। और यूरोप के अपने जो यूनियन के कर्ता धर्ता हैं, वो कहने लगे हैं कि अब यूरोप का भविष्य जो है वो बहुत ही एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ चुकी है, और अगर अभी सर्दियां जब बढ़ने वाली है, तो ऐसे में एनर्जी की किल्लतें हो सकती है। और एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी बिजली या पावर प्लांट्स को यूक्रेन में इस बार जो है डिस्ट्रॉय करने का और बिल्कुल डार्क अंधेरा करने का, और पूरा इंतजाम रशिया जो है वो कर चुका है कि इस बार इनसे कैसे घुटने टिकवाए जाएंगे। मगर फिर भी इसको वो एक बेसिकली बफर जोन बनाए रखेगा, ताकि यूरोप में जो भी दम बचा है, नाटो में जो भी दम बचा है, वो यहाँ आता रहे, और अपनी जो ब्लैक होल ये बनाया है यूक्रेन नाम का, यहाँ पर वो खपता रहे। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि इक्का दुक्का कंपनियों ने अगर अमेरिका की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, या फिर जर्मनी की मुनाफा कमाया है, तो उससे जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जनता महंगाई के बोझ के नीचे दबती चली जा रही है, और वो इससे उठ नहीं पाएगी, यानी घुटने टेकने पड़ेंगे। और 2030 तक का एजेंडा 2030 के नाम से जो अमेरिका, पश्चिमी जगत, इजराइल के माता पिता, इजराइल के कर्ता धर्ता, दुनिया के तो पूरे निजाम के जो मालिकों ने बनाया था, वो बैकफायर कर चुका है। एजेंडा 2030 के हम आधे में पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, और आधे तक आते आते रशिया, चाइना ने इनको पूरी तरह धराशायी कर दिया है। इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बढ़ गया है। मतलब आप समझ गए ना, कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है। अब उस बढ़ गया कैसे कैसे है, उस पर मैं आप आगे आता हूँ। देखिए, जो मीटिंगें की जा रही है, और जो ब्रिक्स में इस बार संभावना है कि किसी पेमेंट सिस्टम की लॉन्चिंग हो सकती है, क्योंकि ब्रिक्स बैंक बन चुका है, और इस पूरे निजाम को जो चलाने की सूरत हाल बन चुकी है दोस्तों। ऐसे में
मुझे लगता है कि अब जो वो वक़्त है वो आ चुका है जब कम से कम रशिया जो है वो एक नए किस्म का खेल खेलने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों, हम जिस खेल की बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर तुर्की, सऊदी अरब और ईरान पहले से उसका साथी है, चीन है, और अगर यहाँ पर इन्होंने कोई पेमेंट सिस्टम का निज़ाम कायम कर लिया और अपने पेमेंट सिस्टम से इन्होंने अपनी करेंसी में ट्रांज़ैक्शन शुरू कर लिया, तो पश्चिमी जगत जो डॉलर पर टिका हुआ है, उसे यूरो पर जाना पड़ेगा और यूरो ज़रूर जो है थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करेगा, डॉलर बढ़ जाएगा। और ऐसे में पेट्रो डॉलर पर जो साइन नहीं किए हैं सऊदी अरब ने, तो इसका मतलब आगे किसी और के साथ इस तरह के डील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जिसे हम कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो वो निर्माण लगभग हो चुका है, वजूद में आकर डिक्लेरेशन मात्र बाकी है। अब वो ब्रिक्स की इस अक्टूबर वाली समिट में जो कुछ होने जा रहा है, ये मल्टी पावर के बहुत सारे हिस्सों का, वोट्स और पॉकेट्स का ऐलान कर देगा। ऐसे में मतलब साफ है कि ये जो अब हम आ जाते हैं मैप पे ताकि हम चीज़ों को समझ लें कि कैसे खेल होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो हम मैप देख रहे हैं, ये गोलार्ध हम बात कर रहे हैं अभी इस हिस्से की, इस हिस्से में यहाँ ये ईरान, ये इराक, ये तुर्की और ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये इनकी राहदारी पूरी की पूरी अब जिस पर मोर्चों पर रशिया ने अपने प्लेयर्स बिठाकर मजबूती से कब्जा कर लिया है, ये यहाँ पर टिक नहीं पा रहे हैं और कुछ दिनों में आपको खबर मिलेगी कि इनके पैर उखड़ गए हैं क्योंकि ये सीरिया का और तुर्की का जो एक मिलन होने जा रहा है, ये स्थिति एक ऐसी पैदा हो जाएगी कि इज़राइल के लिए तो दिक्कतें पैदा होगी। तुर्की और सीरिया की जो है एक कोalition होगी जो एक दूसरे की ज़मीन पर दावे करते हैं। यहाँ जो कुर्द एक बहुत बड़ा इलाका 4 देशों के अंदर फैला रखा है ब्रिटेन ने और अमेरिका ने, उन कुर्दों को भी फिर अगर इनकी सुलह आपस में हो जाती है और ईरान भी इसी खेमे में खड़ा होता है, तो फिर सऊदी भी अपने कान दबा लेगा और ऐसे में कुर्दों का सॉल्यूशन जो है वो मुकम्मल तौर पर काफ़ी लंबे समय के लिए तो हो ही जाएगा। तो एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म होगी और जो फ़ायदा इन सब ऑब्जेक्ट के साथ में उठा रहा है, नॉन स्टेट एक्टर के साथ में जो उठा रहा है इज़राइल और अमेरिका, वो बंद होने की संभावना बन चुकी है। ऐसे में पूरा बाज़ार जो है वो चाइना और रशिया के साथ कंट्रोल हो जाएगा और ऐसे में उनका अपना पेमेंट सिस्टम इन सब इलाकों में काम करना शुरू हो जाएगा और ये जहां हम बैठे हैं, हम भारत में हैं और ये जो भारत की स्थिति है, यहाँ जितनी अच्छी अभी है, मेरे ख्याल से भारत की जो स्थिति है, फिर वो जो है थोड़ी-सी बदलेगी क्योंकि अभी भारत ने और वियतनाम ने और तुर्की ने जो साथ दिया है चाइना में पैसे ट्रांसफ़र करने का, उसकी ज़रूरत कम पड़ेगी और ये सब जो मलेशिया के लोग पहुँचे हुए हैं और उन्होंने ये जिस तरह से मलेशिया का जो अध्यक्ष वहाँ पहुँचा हुआ है, राष्ट्राध्यक्ष मलेशिया वाला, तो यहाँ जो है दोस्तों, ये सिचुएशन ये कह रहा है कि ये जो तमाम इलाके हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, ये पूरा एशिया का जो इलाका है, इस इलाके में भी एक जो राहदारी है, रास्ता है, वो क्रिएट होने जा रहा है। वो क्या है? ये अभी हम इधर की बात कर रहे थे, अब एक सुदूर रशिया है। दोस्तों, जब हम जाते हैं पूरे वर्ल्ड मैप पर, तो मैं आपको पहले यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ कि ये अमेरिका है और यहाँ से शुरू होता है आपका ये रशिया। और ये जब रशिया यहाँ से, ये माफ़ करना, यहाँ से शुरू होता है रशिया, पोलैंड के आगे से यहाँ से स्वीडन, ये पूरा रशिया शुरू होता है और ये रशिया आ जाता है पूरा जापान के नीचे तक, यानी पीछे दुनिया के इस ओर से उस छोर तक जो है ये कवर करता है। इसको मैं थोड़ा-सा मैप को फैला लेता हूँ ताकि ये पोजीशन मैं आपको दिखा सकूँ कि खेल क्या होने जा रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ पूरी दुनिया के ऊपर फैला हुआ रूस है ना दोस्तों, ये जो रूस है, यहाँ अभी तक पूरे रूस की मैक्सिमम जो पॉपुलेशंस हैं, वो यूरोपियन भाग में जो रशिया के है, मास्को इधर ही है और ये पूरे के पूरे इलाके में रूस रहता है, जबकि 11 ज़ोन जो हैं, वो रूस के अंदर टाइम ज़ोन होते हैं, इतना बड़ा रशिया है। अब रशिया जिनके लिए वीज़ा सिस्टम खोलने वाला है, नागरिकता देने वाला है, प्यार देने वाला है, रोज़गार देने वाला है, यानी ये पूरा रूस जो है वो खाली पड़ा हुआ है और इस रूस में जो है वो मेरे ख्याल से जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनका रुझान लग रहा है। इसमें मुस्लिम
पॉपुलेशंस की बात भी मलेशिया के राष्ट्रपति ने की है। तो ये जो बातें की गई है मलेशिया की तरफ से, इस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं, गाज़ा की भी चर्चा की गई है। मगर ये कहा गया है कि ये लोग टैलेंटेड हैं, तकनीक हैं, और अगर ये इलाका इतना खाली है, जो उपजाऊ है निहायत। और दोस्तों ये जो इलाके की मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, जिसे बेसिकली फार ईस्ट या सुदूर पूर्व कहते हैं, तो ये जो इलाका है सुदूर पूर्व वाला, इस इलाके में डायमंड, गोल्ड, कॉपर और कोल, ये तमाम चीजें भरी पड़ी है, यानी संपदा ही संपदा है उसके पास। पॉपुलेशन नहीं है, पब्लिक नहीं है काम करने के लिए। और जो उद्योग एशिया के अंदर हैं, जो इनको रॉ मटेरियल्स चाहिए, चाइना के उद्योग को, मलेशिया के उद्योग को, इंडोनेशिया में जो उद्योग डेवलप हुआ है वहाँ, और चाइना जो अफ्रीका के अंदर इस वक्त बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ और प्लांट लगाने जा रहा है, वो तमाम जो चीजें हैं, इन सब को बढ़ावा देने के लिए, यानी रूस को भी एक प्रोडक्शन हब और एग्रीकल्चर हब और माइनिंग सेक्टर में बिल्कुल आगे बढ़ाने के लिए यहाँ लोगों को बसाने का काम किया जाएगा। और जब यहाँ लोगों को काम बसाने का काम किया जाएगा दोस्तों, तो ये जो मैं इलाका आपको बता रहा हूँ ये भी रूस का ही है। और यहाँ से जो जापान के सामने से वाला रूस है, ये यहाँ से एंट्री करके इनके जहाज आएंगे। और अभी ये कुछ महीनों के लिए खुलता है, बाकी बर्फ यहाँ पर जमी होती है। मगर इस अभी बहुत बड़े पैमाने पर रशिया ने आइस ब्रेकर, जो इसके जहाज हैं वो ज़बरदस्त है, दुनिया में लाजवाब हैं। और आइस ब्रेकर जहाज़ों की बड़ी तादाद को का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है, जिससे ये सुदूर इलाके में रहने वाले, इस इलाकों में जो कुछ माइनिंग सेक्टर से निकलेगा, जो कुछ यहाँ काम होंगे और जो पॉपुलेशन यहाँ बसाई जाएगी, उनका जो ट्रैफिक है वो यहाँ से शुरू होगा या जापान से, और फिर आएगा ईस्ट चाइना सी, और फिर वो एंटर करेगा साउथ चाइना सी, और फिर बिल्कुल एक शॉर्टकट रास्ते से, यानी ये रशिया यहाँ है तो इनको यही रास्ता ठीक पड़ता है। मगर जो रूस इस इलाके में बसने वाला है, इस इलाके में बसने वाले रूसियों को जो दुनिया से उसने बुलाए हैं, ये तादाद कई करोड़, 5-6 करोड़ भी हो सकती है, जिसे मेरे ख्याल से जिसमें इंटरेस्ट रखता है रशिया। और ये पूरा इकोनॉमिक जोन जो है वो डेवलप करने जा रहा है, उद्योग लगाने जा रहा है, सारी अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने जा रहा है। ऐसी सूरत में इस इलाके का जो इस्तेमाल करेगा, ये पूरा आपका एशिया, एशिया पैसिफिक तक जो है पूरा इलाका जो है रशिया के साथ व्यापार में कनेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो जापान है, ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया यहाँ पर जो सामने ही है, और ये आपका जो है तिब्बत है। तो दोस्तों ये जो तिब्बत और ये कोरिया और जापान है, ये सब कुछ चाहे अमेरिका इन पर कब्जा दबाए रखने के लिए सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि उसने औद्योगिक अपनी इंडस्ट्री एरिया बना के रखा हुआ है चाइना इसको, जापान को और साउथ कोरिया को, बल्कि ये इसलिए इसीलिए नॉर्थ कोरिया को, रशिया और चाइना को खड़ा करना पड़ा, क्योंकि ये जो रास्ता है जो अभी ये डेवलप करने जा रहे हैं रूस का, यानी इधर से भी एंट्री और उधर से भी रूस की एंट्री, दुनिया को दोनों तरफ से वो घेर रहा है। एक तरफ यूरोप के होते हुए घेर रहा है, दूसरी तरफ एशिया के पीछे से आके घेर रहा है। ये पूरे इलाके के लिए लोगों की जरूरत है। और ये जो अब गेम शुरू किया है, ये गेम 2030 तक मुझे लगता है कि रशिया अचीव कर लेगा। और ये बात सिर्फ मैं अजूम कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, मतलब ये तमाम जो मतलब यूरोपियन एरिया को और फिर फार और ईस्ट के इलाकों को जोड़ते हुए, सुदूर पूर्व के इलाकों को जोड़ते हुए, जिस तरीके से ये चाइना वाला यानी एशिया वाले इलाके में जिस तरह से शॉर्टकट से एंट्री रशिया करने जा रहा है, और उद्योग और पॉपुलेशन और इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने जा रहा है, क्योंकि सारे मिनरल्स के अलावा मैंने बताया कि गोल्ड, कोयला और कॉपर और बॉक्साइट, क्रोमाइट, ये सब चीजें भरी पड़ी है यहाँ पर। यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, कारोबार मिलेगा, मकान बना के रशिया जरूर देगा। ये पूरे प्लान का जो हिस्सा है, यानी अब पूरी तरह से अमेरिका और यूरोप दुनिया से कट ऑफ होता चला जाएगा, ऐसा प्लान चाइना और रशिया ने बनाया है। इसमें 2030 तक मैक्सिमम हिस्से को ये कवर कर लेंगे, और 2030 के बाद अगले 50 साल इसी इलाके का, जिसे आप यूरेशिया कहेंगे, और ये ग्रेटर यूरेशिया जो है दुनिया को लीड कर रहा होगा। और दिन ब दिन जो है वो यूरोपियन और अमेरिकन लोग जो है वो बैकफुट पर जाते चले जाएंगे।
अलबत्ता दोस्तों ये सब कुछ आज मेरी बातें ना आपको सपना लग सकती हैं। जब 20 साल पहले या 15 साल पहले मैं आपको रोथशाइल्ड की बात किया करता था, तो वो भी आपको एक अजीब कहानी लगती थी। जब मैं कहता था 15 साल पहले कि अब ये जो आने वाले दिन हैं इसमें डॉलर को डी-डॉलराइज़ेशन कैसे-कैसे किया जाएगा, कैसे चाइना का उदय हो जाएगा और कैसे अफ़गान जो है वो फिर आज़ाद हो जाएँगे और कैसे फिर इज़राइल में एक जंग होगी, ये सब आपको सपना लगता था, हवाई बातें लगती थी, मगर ये सब सच हो चुकी हैं 20 साल में। अगले 20 साल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दुनिया दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, वो एक बहुत बड़ा खेल होता है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर घटनाएँ आपके सामने घटती हैं, फिर मेरी बातें आपको याद आती हैं, तो आपको समझ आता है। यानी उन लोगों को जो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं या दुनिया के अच्छाई के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, ये उन लोगों के लिए मेरे ख़्याल से ज़्यादा अहमियत रखता है एपिसोड। मैं हालाँकि इसमें बहुत सारी बातें मैं कर चुका हूँ। कुल मिलाकर ये है कि इज़राइल, अब हम लास्ट पैरा में आ जाते हैं, ये तो लंबी कहानी है, इसमें तो सैकड़ों एपिसोड में बनाऊँगा कि अब कहाँ से क्या डेवलपमेंट हो गया, कितने लोग कहाँ बसा दिए गए, कितनों की ज़रूरत है, कैसे बसाया जाएगा, कैसे बच सकते हैं, इन सब पर बातें आगे करते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि जिस तरीके से अब फ़िलिस्तीन की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ इज़राइल अपने आग को आग की तरफ धकेल रहा है और बार-बार ऐलान करने के बाद लेबनान के ऊपर बहुत बड़े हमले नहीं कर पा रहा है, जबकि कोशिश करेगा। इस तमाम कोशिश के पीछे एक ही मामला है कि पूरे यूरोप, नाटो, अमेरिका, जिसमें से तुर्की तो शामिल नहीं होगा, मगर बाकी सबको शामिल करके इस इलाके में इतनी बड़ी युद्ध करवा दे जिससे ईरान खत्म हो जाए और ईरान को तमाम कंट्रोल सिस्टम के साथ रोकते हुए अपनी तमाम प्लानिंग के साथ व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया है, उससे पश्चिमी जगत के पैर उखड़ने लगे हैं, इज़राइली लोगों के साँस फूलने लगी है, अमेरिका के अपने बड़े अधिकारी घुटने टेकने की नौबत पर आ चुके हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये कल-परसों हो जाएगी ऐसा नहीं है, मगर ये इस युद्ध को मैंने कहा था लंबा जा रहा है और ये जा रहा है, समझौता तो नहीं हो रहा है, मगर धीरे-धीरे करके इज़राइल हार जाएगा और जिस दिन हारेगा, उस दिन 90% इज़राइली ये देश छोड़कर भाग चुके होंगे। अब वो भागकर कहीं पुराना एक अड्डा उन्होंने एशिया में बनाया था, वहाँ पहुँचेंगे कि चिली के पास इनके लिए ज़मीन खरीदी गई थी, उस ज़मीन में भागने और बसने का प्लान था। 5 साल पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लोकेशन बता चुका हूँ, जगह बता चुका हूँ। बहुत बड़ा इज़राइल से बड़ा एक द्वीप है जो इनके लिए खरीदा गया। इनके तो बाप को भी वहाँ भागना पड़ेगा, जिसमें हिम्मत है और जो मदद करना चाहता है ना, मदद करके रोक। कुछ लोग हैं जो दुनिया में अपने आप को सबसे बड़े अक्लमंद और सबसे बड़े बुद्धिजीवी, उनके शोध सेंटर भी हैं, बड़े-बड़े उनके अक्लमंद लोग बैठे होते हैं और ऐसी-ऐसी बातें करेंगे बैठ के, ऐसा लगेगा इनसे बड़ा बुद्धिजीवी, अरे तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं इस दुनिया में। ये चेतावनी नहीं है, तुम्हारा भविष्य है। प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करें। खुदा हाफ़िज़।